नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी रिफ्लेक्शन भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं बछवाड़ा विधानसभा के बछवाड़ा बाजार में हूं, आर्मी हेल्थ क्लब परिसर में हूं, जहां हमारे बीच विभिन्न दल से नेतागण बैठे हुए हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं। यहां के काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वो बैठे हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा कि ठीक हम जहाँ जिधर इशारा कर रहे हैं, सबसे अंतिम में जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो हैं संजय चौधरी जी, जो बछवाड़ा के पूर्व प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं अभी। इसके बाद हमारे ठीक बगल में जो बैठे हुए हैं वो है डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं साहित्य जगत के। कई पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और ये लगातार रचना करते रहते हैं। कविता और गद्य पद्य दोनों पर बराबर की भागीदारी कह लीजिए इनका रहा है। और ठीक मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इस साइड में बाएं साइड से बैठे हैं सुनील कुमार यादव जी, जो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और चुनाव में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोकसभा चुनाव में। और इसके लास्ट में आखिरी कुर्सी पर जो सामने दिख रहे हैं वो हैं उमेश कुमार कवि जी, जो एक साहित्यकार भी हैं, एक राजनेता भी हैं, सीपीएम से जुड़े हैं, यहाँ के पूर्व मुखिया भी रहे हैं। तो हम इन चारों शख्सियत से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 जो 13 मई को संपन्न हुआ, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय आमने सामने की टक्कर में थे, हम उनके बारे में जानेंगे। और लोकसभा चुनाव में जो शुचिता का मामला उठ रहा है, या फिर जुमलेबाजी कहा जाए या फिर नारेबाजी कहा जाए, वो क्या हुआ है, इस बात को जानेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि बछवाड़ा विधानसभा जो एक कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के अवधेश कुमार राय, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है और यहां से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस बार सांसद के लिए गिरिराज सिंह को चुनौती दे रहे थे सीपीआई के उमेश कुमार कवि जी, जिनका नाम उमेश कुमार है और कवि जी इसलिए है कि यह कविता भी लिखते हैं, साहित्य में भी गहरी रुचि है, व्यंग्य की भी किताबें हैं इनकी, और ये राजनीति भी सक्रिय रूप से करते हैं, खास करके बछवाड़ा विधानसभा में। तो हम इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव का। देखिए, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं अवधेश जी। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, गिरिराज बाबू और अवधेश राय, ये दोनों ही उम्मीदवार जनता के प्रिय नहीं रहे हैं, मगर चूंकि लड़ाई सीधी सीधी एनडीए और इंडिया का है और हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तन्मयता के साथ हम लोगों ने काम किया है और पूरा का पूरा रुझान यहाँ की जनता का इंडिया के पक्ष में है, एनडीए के खिलाफ है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 25,000 और बछवाड़ा प्रखंड से 10 से 12,000 वोटों से अवधेश राय विजयी होंगे। यह सुनिश्चित बात है, इसको आप हमारी बात को नोट कर लीजिए और ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये विधानसभा में, बछवाड़ा विधानसभा में सबसे, अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या उनको कहेंगे करने के लिए? हम लोग सबसे पहला काम कहेंगे कि बछवाड़ा हमारा जो है वो बहुत पुराना है इलाका जी, और बछवाड़ा में जो दियारा क्षेत्र है, हमारे यहाँ 5 दियारा पंचायत है, चमथा 1, चमथा 2, चमथा 3, बिशनपुर और दादूपुर। ये दियारा पंचायत में हजारों हजार लोग गंगा कटाव से पीड़ित विस्थापित होकर के इधर उधर जस तस जहां तहां बांध पर कहीं सड़क के किनारे बसे हुए हैं। उन तमाम लोगों को सही जगह दिला करके बसाने का काम होना चाहिए। और बछवाड़ा में गंगा नदी पर उसको सफाई का काम होना चाहिए। गंगा नदी का जल बहुत अशुद्ध हो गया है, जो गंगा एकदम से सबसे ज्यादा शुद्ध जल के लिए माना जाता था,
वो गंगा अशुद्ध हो गया है, गंगा में इतना मिट्टी जमा हो जाता है, पानी सूख जाता है और उसके कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए गंगा की धारा को यहाँ से निकलने देना चाहिए, मतलब उसके लिए अविरल करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम मांग रखेंगे। और उसके बाद आ गए हमारे भाजपा के साथ। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो बछवाड़ा हमारा जो है वो एनएच जो है वो मुजफ्फरपुर से जो 0 माइल तक एनएच जाता है 28, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि प्रतिदिन 10 आदमी 12 आदमी मरते हैं जी, एक्सीडेंट में मरते हैं। तो इसको 4 लेन बनाया जाए अविलंब, और ताकि आने जाने का अलग जब हो जाएगा मार्ग तो एक्सीडेंट की घटना कम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला ये काम बहुत जरूरी है, इस काम को करना चाहिए। इतना कम से कम 5 साल में कर दें और तो बहुत होगा अच्छा। और हम चाहेंगे कि भारत सरकार से और बिहार सरकार से, जो भी सरकार बने, उस सरकार से ये मांग करें कि यहाँ जो वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष और जो विधवा विकलांग हैं, उनको जो 400 रुपया का पेंशन मिलता है, इससे शर्मनाक और कोई बात हो नहीं सकती है। उनको कम से कम 2000 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो उनके बेटे उसकी देख रेख नहीं करते हैं, उनके परिवार के लोग देख नहीं करते हैं। आप गांव में जाकर देख सकते हैं कि वृद्धा और विधवाओं की क्या स्थिति है, उनको देख करके आपको तरस आ जाएगी। और हमारे विधायक, हमारे एमपी सब उसको देखते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद बेगूसराय में जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग का कॉलेज बन रहा है, उसको सशक्त बनाया जाए और मेडिकल कॉलेज इस तरह से नहीं बनाया जाए कि वहां बस फॉर्मेलिटी हो। यहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज का प्रबंध हो, चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा है इस इलाके में, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो, बेहतर इलाज हो, प्रतिस्पर्धात्मक इलाज हो, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। मेरा यही कहना है इस संदर्भ में। तो अब मैं अगले जो हमारे आरजेडी के नेता हैं उनसे हम बात करते हैं। सुनील कुमार यादव जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो कैसा रहा इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव जो रहा 2024 का, ये आमने सामने की लड़ाई थी। और बछवाड़ा का बेटा और बेगूसराय का बेटा चुनाव लड़ रहा था जी। एक तरफ बाहरी उम्मीदवार थे जी, जो पूर्व के प्रतिनिधि रह चुके थे, गिरिराज सिंह जी, और गिरिराज सिंह ने कोनो काम नहीं किया जी। बेगूसराय के लिए, कोई काम, सब मुद्दे पर वो फेल हो चुके थे। अच्छा, एक चीज बताया जाता है कि जैसे कि 4 लेन बना है और ये हर्ल को खोलने की बात एनडीए कर रही है कि हमने ये किया है, 6 लेन पुल बन रहा है, तो क्या इसको आप विकास नहीं मानते हैं? नहीं, पुल पुलिया का विकास में जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें मानव विकास नहीं हो सकता। अच्छा, कारण है पुल पुलिया और रोड बनाना ये दैनिक चीज है। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए। आज आप देखते हैं जो बेरोजगारी के ऊपर बिहार की जनता, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज नौजवान रोड पर भटक रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर जो सालों भर बैठने का काम किए, उसमें किसानों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। हजारों किसान वहां मारे गए और मोदी सरकार तक कान पर जू नहीं रहेगी। तो इस बार क्या लगता है वो 400 पार एनडीए का जो नारा है वो कितना दूर तक सही होगा? ये नारा सिर्फ नारा। उसके बाद गिरिराज बाबू जब 19 में चुनाव जीत कर जाते हैं, तो आप जहां बैठे हुए हैं इसके बगल के पंचायत गोविंदपुर 3 को गोद लिया गया। वहां न पानी की समस्या है, वहां रोड की समस्या है, वहां हेल्थ की समस्या है। यानी गोद लिए हुए गांव में किसी सांसद ने कोई भी है। इस बार आप कितना से मतलब वोट से यहाँ बछवाड़ा विधानसभा, बस हम बछवाड़ा की बात करेंगे और विधानसभा की बात करेंगे और जिला के भी बात करेंगे। जी जी। बेगूसराय की जनता और बछवाड़ा की महान जनता जी, इस बार जो वोट की है, बछवाड़ा में 83,000 समथिंग वोट पड़ा है। अच्छा। बछवाड़ा प्रखंड में जी जी।
इसमें हम लोग लगभग 20 से 21,000 वोट से लीड करेंगे। यानी 21,000 वोट से यहाँ सिर्फ विधानसभा से लीड बछवाड़ा प्रखंड में विधानसभा में हम 30 से 40,000 के आसपास में हम लीड और करना पूरे जा रहे हैं। बेगूसराय में क्या आंकड़ा है? बेगूसराय में हमारी लड़ाई सिर्फ 2 विधानसभा में है, जी एक मटिहानी जी और एक सदर बेगूसराय। जी उसके बाद जो विधानसभा पड़ता है, चाहे चेरिया बरियारपुर हो, बखरी हो, साहेबपुर कमाल हो, जी बछवाड़ा हो, यहाँ तक कि तेघरा में भी लीड करने जा रहा हूँ। जी और इंक्लूड जो आया है रिपोर्ट, जी। हम लोग को जो अपनी पार्टी की क्षमता जी इस बार लड़ाई हुई है, तो लड़ाई हुई है 17 साल बनाम 17 महीना। जी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के साथ जो सरकार में जाने का काम किए, और नीतीश जी अपने कारणवश हमारे साथ आए, और तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। तो कितना से आप यहाँ जीत रहे हैं बिहार बेगूसराय में? बेगूसराय हम लगभग लाखों वोट से हम जीत जाएंगे। लाखों वोट से हम जीतने जा रहे हैं। तो हम अब अगले हमारे जो गेस्ट हैं वो साहित्यकार हैं शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी। तो हम इनसे जानते हैं कि आज़ादी के बाद से जो लोकसभा चुनाव हो रहा था और कई चुनाव जो गांधीवादी तरीके से जो लड़ा जा रहा था, यूं कह सकते हैं 70-80 के दशक तक, उसके बाद चुनाव में क्या बदलाव आया है और 2024 का चुनाव को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदरणीय विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं, और मैं खास करके चैनल के जो संचालक हैं प्रियदर्शी जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। ये दिनकर की जन्मस्थली से आए हैं और पुस्तकालय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिनकर के साहित्य को भी इन्होंने बड़ी शिद्दत से अध्ययन किया है, और दिनकर ने अपनी कृतियों में जब कभी भी समाज और राष्ट्र और राजनीति अपने मूल्यों को खंडित मंडित कर, मनुष्यता को तोड़ मरोड़ कर, विचारों को छिन्न भिन्न कर कर, जब कभी एक घना अंधकार अपने आगोश में पूरे राष्ट्र को जब लीलने की कोशिश करता है, तो वहां दिनकर खड़े उठते हैं और उनका शीनाद होता है। मैं मानता हूं आज की वही कुछ परिस्थिति है। अब तो विचित्र स्थिति है भाई। हमारे प्रियदर्शी ने कहा कि आजादी के बाद 1952 से लेकर अब तक जो चुनाव होते गए, क्या जो लोकतंत्र की जो आदर्श परंपराएं थी, संविधान में जो सीमाएं खींची गई थी, संसद में जो जनता की चिंता हो रही थी, मेरी समझ साफ है प्रियदर्शी साहब कि सारे के सारे मूल्य टूटकर बिखर चुके हैं। नैतिकता की बात करते हो आप और राजनीतिक सूचिता की बात करते हो। चौदह के बाद जितने भी चुनाव होते चले गए, राजनीतिक सूचिता का गला घोटा जाता रहा, और 2024 का जो चुनाव संप्रति अभी संपन्न होने जा रहा है,
ऐसी शर्मनाक घिनौनी स्थिति पैदा नहीं हुई थी, इतिहास गवाह है। और समय भी माफ नहीं करेगा उन बदतमीज राजनीति को और सल्तनत में बैठे हुए जिनके हाथ में हुकूमत की लगाम है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है प्रियदर्शी साहब, जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, हमने 1952 से लेकर अब तक के चुनाव देखे हैं। हिंदुस्तान की सल्तनत पर ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं देखा जिसके पास न कोई अध्ययन है, न चिंतन है, न कोई राजनीतिक दर्शन है, न वैचारिक उच्चता है, न शाब्दिक मर्यादा है। राजनीतिक सूचता पर जितने हमले हुए हैं, मानवता सिहर गई है। मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक साहित्यिक साधक हूं। जब कभी मानवीय संवेदना पर हमला होता है, साहित्य और साहित्यकार ज्यादा संवेदित हो जाता है, वह ज्यादा गहरी चोट खाता है। और पहले तो बुद्धिजीवी जब खामोश होते हैं तब अंधकार घिरता है। जरूरत पड़ गई है, और इस बार 2024 के चुनाव में बुद्धिजीवियों ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो फिर 400 पार का जो नारा दिया गया सरकार के द्वारा, मतलब भारत सरकार नहीं कह लें, भाजपा एनडीए के द्वारा, वो कितना लगता है कि सफल हो पाएगा 400 पार का नारा? बड़ा हास्यास्पद है प्रियदर्शी साहब, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर थोड़ी भी जीवंतता है और राजनीतिक चेतना है तो इस तरह के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए। यह तो मैं कहता हूं, ऐसे लोगों की बुद्धि का जनाजा निकल रहा है। मैं आपको अभी कह रहा हूं, 400 पार की बात करते हैं, कितना आएगा मैं उस पर नहीं कोई कहना चाहता, लेकिन इस तरह का यह सिर्फ एक बकवास है। तो अभी आपने सुना शैलेंद्र त्यागी जी का कि इनका ये कहना है कि जो अब तक के सबसे बकवास प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे हैं, और काफी दुखी हैं उनके भाषण से, उनकी भाषा से, उनकी शैली से। तो मैं फिर अगले वक्ता की ओर चलता हूं, जो कांग्रेस के रहे हैं, राजेश, ये संजय चौधरी जी पूर्व प्रखंड प्रमुख रहे हैं और प्रखंड अध्यक्ष अभी कांग्रेस के हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का, जैसे इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर एक नारा दिया था गंगा पार का, तो आप लोग उससे कितना सहमत हैं? देखिए प्रवीण बाबू, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हम लोगों से कुछ जानने का अपना कार्यक्रम रखा है। हम कांग्रेस के लोग अर्थात इंडिया गठबंधन के लोग सामाजिक सहिष्णुता के प्रतीक होते हैं। तो गंगा पार या गंगा के इस पार, इसमें हम लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम सारे देश के लोग एक देश के निवासी हैं, हम इस बात में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में जो लोगों का एक विश्वास हो गया था कि हमारी जो सरकार है वह केवल जुमलाबाजी का सरकार है। ये जनता में, आम जनता में ये एक विश्वास बन गया कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर पाएगी। और बेगूसराय के लोकसभा में चुनाव में यह बात अच्छी तरह से जनता ने जान गया। तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार अवधेश कुमार राय जी हैं, यहाँ पर भारी बहुमत से विजय होने जा रहे हैं। हमारे बीच एक अतिथि हैं जिनसे हम जानेंगे कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरह से कौन सा दल आगे है, और अगर आगे है तो किस आधार पर आगे है, हम इनसे जानेंगे। बासुकी शर्मा जी हैं जो भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानेंगे। सर,
सबसे पहले प्रियदर्शी साहब, आपका चैनल के माध्यम से आपके जितने दर्शक देख रहे होंगे सभी को मेरा पैर छू के प्रणाम नमस्कार है। और जहाँ तक सवाल है कि ये चुनाव जो 2024 का हुआ किस आधार पर हुआ, तो सारे बेगूसराय के लोग ने देखा है, बच्चा बच्चा जो प्रबुद्ध बच्चे हैं, जो शिक्षा से जुड़ाव रखते हैं, जो विकास को समझते हैं, तो सभी को पता है कि बेगूसराय लोकसभा के अंदर कितना विकास हुआ है। इसलिए जनता ने विकास पर वोट दिया है। और शायद हमारे साथी को लगता होगा कि हम जीत रहे हैं तो गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कोलाहल, किसी भी बूथ पर कोलाहल नहीं था। लोग आते थे, अपना वोट गिरा के अपना मत देकर चले जाते थे। महिलाएं आती थी, अपना मत देकर चली जाती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विदेश में जो भारत का परचम लहराने का काम किया है, भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरा देश ने स्वीकारा है। 400 पार का नारा है। और हमारे गुरुजी कह रहे थे, पैर छू के प्रणाम करने के बाद उनको कहना चाहता हूं, आपने जो प्रधानमंत्री को नकारा कहा, वही प्रधानमंत्री को विदेश में जब जाते हैं तो मोदी 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 करके नारा लगाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री पर हमें तमाम भारतीय को गर्व है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये 400 पार का जो नारा है, ये जनता ने स्वीकारा है। 4 तारीख को देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आंकड़ा कितना होगा। 400 का पार नहीं हुआ तो फिर आप हमसे आके डिबेट करिएगा। दूसरी बात, पूरे बेगूसराय के अंदर विकास की बात करते हैं, सोचना चाहिए, समझ रखिए, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि सिर्फ बछवाड़ा में 3.25 करोड़ का काम हुआ है, सिर्फ बछवाड़ा में। उसके बाद थोड़ा सा मुड़िए बाया, बछवाड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका सुंदरता को देखिए। दाना गुड़िए, देखिए एनएच, उसका सुंदरता को देखिए। आगे बढ़िए, जाइए देखिए फर्टिलाइजर, देखिए एनटीपीसी, जाके देखिए सिमरिया के आए और दाएं बाएं जो समानांतर पुल का निर्माण हो रहा है। अरे ये तो देखने की चीज है, बोलने की क्या जरूरत है। बोले पहले मैंने कहा प्रियदर्शी साहब कि बेगूसराय की तमाम जनता ने आदरणीय गिरिराज बाबू को स्वीकारा है। 4 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा और तमाम बेगूसराय ने, पूरे भारत की जनता इसको देखेगी। तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में अगर गिरिराज सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो लीड कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए? बेगूसराय में क्या करना चाहिए उनको? पहला, दिनकर विश्वविद्यालय का उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा है जी। दूसरा, हवाई अड्डा उलाव में जी। ये उनका एजेंडा है, प्रथम एजेंडा। सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे पर वो काम करेंगे। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है, हमको लगता है कि उनका अंतिम ये चुनाव है और इस अंतिम चुनाव में वो एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक जनहित में काम करेंगे। ये पूरा विश्वास हम पूरे बेगूसराय वासियों को है। तो हम अभी सुन रहे थे अपने अतिथियों को, और यह तो 4 तारीख को ही इसका परिणाम पता चलेगा, जो भी हो। लेकिन राजनीतिक सूचिता के सवाल पर या आपसी सद्भाव के सवाल पर, यहाँ और भी इस तरह की राजनीतिक परिचर्चा हम आगे भी विभिन्न विधानसभा से आपको दिखाते रहेंगे 4 तक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।